हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो जैसा कि आपको पता है सीटेट का एग्ज़ाम आपका जुलाई में होने वाला है और आप सभी तैयारी में लग गए होंगे। तो चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, यहाँ पर मैं दोनों ही पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यकीन मानिए, अगर आप इन प्रश्नों को लगातार करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे। बाकी जो आप लोगों को डर लगा रहता है कि एग्ज़ाम कैसे पास होगा, वो आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर वही प्रश्न करवाने जा रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इन प्रश्नों को करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स हैं वो कम आ सकते हैं या फिर फेल भी हो सकते हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन जो भी मैं करवा रही हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग बस देखिए, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ पर हम सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर सीडीपी के रहेंगे, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो। जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, आप इन प्रश्नों को कीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। यही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का क्या कीजिए, चयन कीजिए। अभी कथन दिया हुआ है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। इसके बाद कारण दिया गया है। कारण देखिए क्या दिया है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। अब देखिए, इन्होंने आपको यहाँ पर कथन दे दिया और कारण दे दिया। अब आते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत है, जबकि चौथा कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो कथन और कारण को पढ़ करके आपने ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लिया होगा। तो अगर आप फोर्थ ऑप्शन के साथ हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप लोग अपना जो है मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल देखिए, उस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा है। प्राइमरी एम क्या है, कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए, पहला है कि समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। दूसरा है समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना, तथ्यों को रटना और यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनाना। देखिए, यंत्रवत याद करने में उत्कृष्ट बनना नहीं है, यहाँ पर रट्टाफिकेशन को या रोट लर्निंग को बिल्कुल गलत करार दिया गया है कि रट करके कोई चीज़ सीखी नहीं जाती है। और आप लोग भी, इतने प्रश्न मैं आप लोगों को करवा दूंगी कि आप लोगों के पास अगर कोई और भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोग अपना यहाँ पर दिमाग लगाकर उस प्रश्न को आसानी से हल करके आ जाएंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर तथ्यों को रटना भी गलत हो गया। अब हमारे पास बचा दो ऑप्शन। अब देखिए, इन दो ऑप्शनों में आपको कौन सा यहाँ पर सही लग रहा है। तो यहाँ पर प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। यानी हम लोग जब पढ़ते थे तो किसी भी चीज़ के टॉपिक को जब पढ़ते थे तो उसके लाभ और हानि के बारे में जानते थे। तो लाभ हानि दोनों, यहाँ पर समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना है। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि विद्यार्थियों की सीखने की जो शैलियों में विविधता है, इसके ऑप्शन को देखिए, को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखना चाहिए, या इसको क्या करना चाहिए, महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता को के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, या फिर फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि इसकी उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में वो एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर विद्यार्थियों के सीखने की शैलियों में विविधता अगर है, सीखने के तरीकों में अगर विविधता है, तो इसको क्या करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि इसको ध्यान में नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल ये तो गलत है, क्यों नहीं ध्यान में रखेंगे, तो ये ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें सही ऑप्शन को क्या करना है, चूज करना है। तो देखिए, इसको महत्व दिया जाना चाहिए और साथ ही क्या करना चाहिए, मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ये इसको महत्व दिया जाना चाहिए, यानी थर्ड आंसर जो है ये बिल्कुल सही है। अगर आपने थर्ड को क्लिक किया है तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो 3 प्रश्न आपके सही हो गए, अगर आपने अभी तक सही ऑप्शन पर टिक किया है तो। आगे देखिए, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा। अब प्रभावी ढंग से
कब सीखेंगे बच्चे? जब कोई अवधारणा तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है और अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है। अब बताइए बच्चा कब प्रभावी ढंग से सीखेगा? इन 4 ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है आपको? बिल्कुल यहाँ पर देखिए, तर्क संगत से अनुभवजन्य, ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है। जटिल नहीं, पहले सरल होना चाहिए। और अमूर्त नहीं, यानी अमूर्त मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता है, अमूर्त नहीं, मूर्त चीज़ों को पहले बच्चे को दिखाना चाहिए, सिखाना चाहिए, तो तभी वो अमूर्त चीज़ों को समझेगा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? नहीं पूछा है, ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन है गैर प्रासंगिकरण, दूसरा है वैचारिकता, तीसरा है संगठन और चौथा क्या है? वर्गीकरण। तो इनमें से कह रहा है कि वह प्रक्रिया कौन सी है जो अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है, मतलब उसका कोई वहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा आंसर सही होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी वैचारिकता, संगठन, वर्गीकरण ये जो है महत्व देती है, यहाँ पर नहीं पूछा था, इसीलिए आपका पहला ऑप्शन गैर प्रासंगिकरण सही होगा। 6th क्वेश्चन को देखिए। 6th क्वेश्चन में क्या दिया गया है? यहाँ पर देखिए, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? यानी उनको समस्या समाधान कौशल को सिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी रहेगा? पहला है उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, उसके बाद है स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर क्या करना? केंद्रित करना। इसके बाद कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। देखिए, कठिन समस्याओं से बचने के लिए प्रोत्साहित करना, तो बच्चा फिर सीखेगा कैसे? कठिन समस्याओं को हल करना कैसे सीखेगा? तो इससे उन्हें बचने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। उसके बाद है स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित कभी नहीं करेंगे। जब बच्चा किसी चीज़ के बारे में चिंतन करता है तो उसको प्रोत्साहित करेंगे, तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसके बाद है उन्हें समस्याओं को तैयार समाधान उपलब्ध करा देना। जैसे हमें कभी कोई किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होता था तो हम गाइड और कुंजी का सहारा ले लेते थे, जहाँ पर समाधान ऑलरेडी बना हुआ होता था। तो ये भी ऑप्शन क्या है? ये कहीं ना कहीं बच्चे को कमज़ोर बनाती है, और यहाँ पर ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन होगा उन्हें बुद्धि मंथन करने दे, सहज अनुमान लगाने का क्या करना? अवसर प्रदान करना। अवसर इज द पॉजिटिव कीवर्ड, इसीलिए यहाँ पर आपको जैसे ही ये वर्ड दिखे तो इसको बिल्कुल क्लिक कर देना है। आप एग्जाम में इतने तो ध्यान से पढ़ने नहीं लगेंगे, ये कीवर्ड है। टैग वर्ड में बहुत जल्द करवाऊंगी आपको, तो आप लोग बिल्कुल चैनल पर बने रहिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ, इससे देखिएगा आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न फंसने वाले हैं। पहला देखिए, यहाँ पर 7th क्वेश्चन देखिए, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर, दूसरा है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, तीसरा है बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर, और चौथा क्या है? सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर। अब देखिए यहाँ पर अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? 7th का आंसर देखिए बी होगा, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन सही जाएंगे। जिनका भी आंसर सेकंड है वो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिए आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको पता है अभिकथन कारण से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अगर इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा धैर्य के साथ प्रश्न को करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, अभिकथन है शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है सुनकर। अब देखिए यहाँ पर कारण क्या दिया है? सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में भी सक्षम होते हैं। देखिए, कारण में बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑप्शन को अगर हम पढ़ें यहाँ पर, तो इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अब आंसर यहाँ पर बताना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, ए सही है परंतु आर गलत है, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए और आर दोनों गलत है और ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अब देखिए यहाँ पर अगर आंसर की बात करूँ तो कौन सा आंसर सही होगा? बिल्कुल आपका डी ऑप्शन, 4th ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ये भी
जो है यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए लेव वाइगोत्स्की से क्वेश्चन पूछ दिया। यहाँ पर देखिए आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। साथ ही मैं आपको इतने क्वेश्चन करवा दूंगी ना कि आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों की संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ऑप्शन देखते हैं। मानकीकृत पाठ्यक्रम पर, उसके बाद है सामाजिक अलगाव, फिर है मूर्त पुरस्कार, उसके बाद क्या दिया है, सहकर्मी सहयोग। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन बहुत, यहाँ पर अगर देखें तो बहुत ही आसान हो जाता है। लेव वाइगोत्स्की कहीं ना कहीं यहाँ पर पीयर्स ग्रुप लर्निंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, तो यहाँ पर सहकर्मी सहयोग जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, जिसे हम निजी वाक भी कहते हैं, ये क्या है? तो बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। विकासात्मक देरी का संकेत है कि विकास देरी से हो रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। इसके बाद है बच्चों के लिए कि काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है और संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का यह एक क्या है, तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे जब अपने से ही स्वयं से ही बातें करते हैं, जैसे कहते हैं ना, आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चा अपने आप में ही बात करता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोगों ने भी देखा है, कभी कभी बच्चे आपस में ही मतलब अपने आप से ही बात करते रहते हैं। तो ये एक नियंत्रित करने का तरीका है, सोच को नियंत्रित करने का तरीका है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। आगे देखिए, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? अब देखिए यहाँ पर जो ये इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये आपको क्या है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन, केंद्रीयन और गमनात्मक तर्क और जीववादी चिंतन। यहाँ पर अगर देखें तो 11 का आंसर आप आसानी से लगा पाएंगे अगर आपने यहाँ पर किसको पढ़ा होगा, पियाजे को पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जीववाद चिंतन है, क्योंकि क्या है, बच्चा यहाँ पर क्या है, बटन को यानी निर्जीव चीज़ों को भी सजीव मान रहा है, जिंदा मान रहा है। जैसे कोई बच्चा गुड्डे गुड़िया से खेलता है तो वो उसको भी खिलाता है, वो सोचता है कि ये भी क्या है, जीवित है, इसमें भी जान है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शैशवावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इसमें देखिए आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, माध्यमिक यानी तृतीयक, माध्यमिक प्राथमिक और तृतीयक माध्यमिक। उसके बाद दिया है फोर्थ ऑप्शन माध्यमिक, प्राथमिक और माध्यमिक। अब देखिए इस प्रश्न को आपने अच्छे से पढ़ लिया, इस हिसाब से अगर 12th का आंसर देखे तो बिल्कुल यहाँ पर आपने अगर डी सोचा है तो बिल्कुल सही है, प्राथमिक और माध्यमिक यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी शैशवावस्था में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की क्या होती है, माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बढ़ना था। लेव वाइगोत्स्की से देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। वहीं दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। अब वहीं थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, सामाजिक कारक विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं करते हैं। अब फोर्थ ऑप्शन भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। अब देखिए ये प्रश्न है आपका लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, यहाँ पर आपको सही ऑप्शन को टिक करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं सही ऑप्शन बताऊँ आपको, आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास जो है वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, ठीक है। तो इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। अब 14th क्वेश्चन को देखिए, लॉरेंस कोल्बर के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर गुड बॉय गुड गर्ल का यहाँ पर ये जो आपका ये स्टेज बता रहा है। तो लॉरेंस कोल्बर को अगर आपने पढ़ा होगा तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए पहला दिया है पूर्व संक्रियात्मक स्तर,
पारंपरिक स्तर, उत्तर संक्रियात्मक स्तर और पूर्व पारंपरिक स्तर। तो देखिए 14th का आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल आपने अगर पढ़ा है तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा क्या, पूर्व संक्रियात्मक स्तर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर फिर से अभिकथन दिया गया है, तो ये आपको इस तरह के कई प्रश्न मिल जाएंगे पेपर में। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक और समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। अब देखिए कारण क्या दिया है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। अब देखिए ये आपने कथन और कारण दोनों पढ़ लिया। अब चलिए ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन क्या होना चाहिए। यहाँ क्या है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए और आर दोनों गलत है और ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो डी ऑप्शन सही होता है। इस तरह के प्रश्नों में अधिकतर देखेंगे तो डी ऑप्शन आपको, यानी कि दोनों ही सही देखने को मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है एक दो क्वेश्चन कि ए गलत है आर सही है, ऐसा कुछ आ जाए। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। दूसरा है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन क्या दिया है कि विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। अब देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से ऑप्शन पूछे गए हैं उस हिसाब से आपके आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य पूछा है, ठीक है, तो मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार करने के लिए किया जा सके, यानी फीडबैक प्रदान करना जिससे कहाँ पर उसको सुधार करने की ज़रूरत है उस चीज़ को जानने में मदद करना। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो ये आपको किस आयु में ऐसा कुछ हो सकता है वो बताना है। पहला है 7 वर्ष, फिर है 3 वर्ष, फिर है 12 वर्ष, फिर है 1 वर्ष। तो यहाँ पर 3 वर्ष जो है, 3 से 4 वर्ष ऐसा होता है, ये आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए आगे कौन सा क्वेश्चन पूछा है। देखिए कैरल गिलिगन से पूछा है, तो यहाँ पर दिया है कि कैरल गिलिगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। अब इन्होंने आलोचना की है, अब देखिए क्या ऑप्शन दिया है, केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए, उसके बाद अनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व देने पर, सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवाद दृष्टिकोण से। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो कैरल गिलिगन ने यहाँ पर आलोचना की है, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पर नारीवादी दृष्टिकोण से यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 19 क्वेश्चन की तरफ देखिए। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन के मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को क्या करता है, संदर्भित करता है। अब इसके ऑप्शन को देखिए, पहला ऑप्शन है पारगमन, दूसरा है विकेंद्रीयन, फिर तीसरा है कारण परिणाम का विश्लेषण और यहाँ पर चौथा है केंद्रीयन। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होना चाहिए। अगर बात करूँ यहाँ पर सही ऑप्शन की, तो अगर आपने यहाँ पर लगा दिया है क्या लगाया है यहाँ पर ऑप्शन, अगर देखें तो केंद्रीयन जिन्होंने भी लगाया है वो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है, विसर्जन, उसके बाद त्वरण, उसके बाद दिया है विभेदित निर्देशन और उसके बाद क्या है संवर्धन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल संवर्धन हो जाएगा। डी ऑप्शन यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए डिस्ग्राफिया क्या है। ये क्वेश्चन तो लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है और ये प्रश्न सभी एग्जामों के लिए यानी कि टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो डिस्ग्राफिया क्या है,
एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है, बिल्कुल नहीं। दूसरा है एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई आती है। और तीसरा देखिए एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना, बिल्कुल नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है एक गति युक्त विकार है, क्या है, एक गति युक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता से है। तो देखिए यहाँ पर आपका ये जो आंसर आएगा ना, ये एक क्या है, तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई आती है। तो डिस्ग्राफिया यानी ग्राफ से आप याद रखिए, डिस्ग्राफिया जब हम लिखते हैं तो ये लेखन संबंधी विकार होता है, ठीक है। और डिसकैलकुलिया क्या होता है, मैथ कैलकुलेशन से संबंधित विकार होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, विकार को जरूर पढ़कर जाए। उसके बाद देखिए शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें और उपयुक्त में से कौन से सही हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 22 का आंसर अगर आपने क्या लगा दिया है। अभी हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि इनका जो आंसर इन्होंने दिया है वो कोड भी दिया है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा जो है बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। देखिए पहला दूसरा और तीसरा, चौथा जो है यहाँ पर बाधा के रूप में नहीं देखेंगे, इसलिए फोर्थ ऑप्शन नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन से सही होंगे, पहला दूसरा और तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हावर्ड गार्डनर के क्वेश्चन को देखिए। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। देखिए इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, बहुत छोटा सा वीडियो है और सारी बुद्धि को इसमें समेट रखा है। यानी हावर्ड गार्डनर का अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो इस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित कोई कठिनाई आपको आने वाली नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बुद्धि किस प्रकार की, सबसे पूछा कि दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है, उसके बाद मूर्तिकार के पास। अब देखिए पहला है अंतर्वैयक्तिक भाषिक, दूसरा है अंतर्वैयक्तिक दिक्स्थान भाषिक, अंतर्वैयक्तिक और दिक्स्थान अंतर्व्यक्ति। अब देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होना चाहिए। तो अगर आप बी ऑप्शन कह रहे हैं अंतर्व्यक्ति और दिक्स्थान, यानी जो दर्शन शास्त्री हैं उन्हें अंतर्व्यक्ति और दूसरा जो आपके पास मूर्तिकार है उनके पास दिक्स्थान की जो बुद्धि है उसकी मात्रा होती है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल बी ऑप्शन, बी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। आगे देखिए 24 देखिए, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी होती है। तो पहला है संवाद कौशलों का उच्च स्तर, दूसरा है बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, तीसरा है कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता और चौथा क्या है यहाँ पर उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता। तो यहाँ पर 24 का आंसर अगर आपने लगाया है बी तो बिल्कुल सही है, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। तो ये बिल्कुल यहाँ पर बार बार रिपीट करना, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। स्थूल गतिक कौशल पूछा है, एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, बुनाई, तैरना। अब स्थूल गतिक कौशल पूछा है आपसे, 25 का आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल तैरना, ठीक है। तो यहाँ पर ये तैरना सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो यहाँ पर पहला है विभेदीकरण सरल से जटिल, एकीकरण जटिल से सरल, समीपस्थ अवरोही, शीर्षगामी आंतरिक से बाहरी। उसी तरह से अगर नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो एकीकरण यहाँ पर आ जाएगा, एकीकरण मतलब सरल से जटिल, विभेदीकरण जटिल से सरल और शीर्षगामी समीपस्थ यहाँ पर दिया हुआ है, यानी शीर्षगामी अवरोही और समीपस्थ आंतरिक से बाहरी। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपके हिसाब से कौन सा सही होगा, यानी कि 26 का अगर देखें तो अगर आपने बी ऑप्शन कहा है तो बिल्कुल सही है, समीपस्थ यानी अवरोही, शीर्षगामी यानी आंतरिक से बाहरी। तो ये सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए नेक्स्ट दिया है कि प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल अवस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। अब देखिए प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि पूछ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो ऑप्शन अगर आप देखें यहाँ पर, इसको आप ध्यान से पढ़िए और यहाँ पर अगर आप ऑप्शन लगा रहे हैं क्या
क्या लगा रहे हैं, डी ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन अगर आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या है, स्थिर है, क्या है, स्थिर है। और यहाँ पर कुछ हद तक क्या है, आत्मकेंद्रित है, यहाँ पर है। और सोच क्या है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है। और स्थिर, वृद्धि स्थिर, और सोच क्या है, तार्किक है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसको आप, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो तो इसको नोट्स बना के आप रख सकते हैं। जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ना, बस उसका क्वेश्चन लिखिए और उसके सामने आंसर लिख दीजिए। सभी ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। 28 क्वेश्चन के सारे ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। तो बिल्कुल 28 का अगर देखें तो बिल्कुल क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। इस हिसाब से अगर मैं आंसर की बात करूं तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 29वां क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। अब देखिए इस हिसाब से आप इसके ऑप्शन पढ़िए और 29 का मैं आंसर आपको बताऊंगी। आप इसको पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर 29 का अगर मैं बात करूँ तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। तो इस तरह से जो है ये एक आरोपण का क्या है, उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन सही होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का क्या कीजिए, चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, अभिकथन वाले क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, कितना अधिक पूछा जाता है। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलाने के रूप में चुनती है, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करता है। इसके बाद कारण दिया हुआ है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए आंसर, तो बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये आपके 30 क्वेश्चन हो गए सीडीपी के। और ये सीडीपी के क्वेश्चन के अलावा भी मैं और भी क्वेश्चन करवाऊंगी। यहाँ पर हम लोग डे डिवाइज कर लेंगे कि कौन से दिन सीडीपी रखना है, कौन से दिन आपका यहाँ पर ईवीएस और बाकी सब्जेक्ट रखे जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन मैं सारे ही इंपॉर्टेंट करवाने वाली हूँ और आप लोग इसमें देख लीजिए कि आपके कितने सही हुए हैं। अगर आप कमेंट में लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप कमेंट में लिख दीजिए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। और इसके अलावा अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल तैयारी कीजिए, सब कुछ हो सकता है। टाइम अभी भी अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, क्वेश्चन को हल कीजिए लगातार, ठीक है। और ज़्यादा स्टडी मटेरियल मत रखिए, ज़्यादा बुक्स मत पढ़िए, बस क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, सब तब तक आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।